नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था और आज 2 करेंगे। इसमें आपका हिंदी में व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों के वो प्रश्न हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में, टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम, सी टेट हो, राजस्थान में मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। पहला है हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, या भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा या कोई भी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? समृद्ध भाषा की परिवेश की उपलब्धता, मतलब उस भाषा से संबंधित वो माहौल क्रिएट करना, वो परिवेश उपलब्ध कराना। किसी भी बच्चे को भाषा सिखाने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता सबसे ज़्यादा अनिवार्य होगी। दूसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए पूछा गया है, और लेवल कौन सा पूछा गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर। आप जब भी पेडागोजी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न करें तो ये इस तरह के प्रश्न 2 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर जो है छात्रों को घुमाने के लिए लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछता है, और इन प्रश्नों में जो है लेवल के हिसाब से उत्तर चेंज हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी, या हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर, वो होगा हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला, ये वाक्य है, और पूछा गया है कि इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? सर्वनाम के भेदों के बारे में पूछा गया है। निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप भला इसमें अपने बारे में बात कर रहा है ये। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, आप बीती में समास है। आप बीती एक शब्द दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या तत्पुरुष समास। तो आप बीती में जो समास होगा वो है तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में हमेशा 2 पदों के बीच विभक्ति का लोप होता है, ध्यान रखिएगा। आप बीती मतलब अपने पर बीती हुई, और तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें कि पहला पद जो है गौण, और दूसरा पद, हमेशा दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद जो है हमेशा प्रधान होता है, मुख्य होता है, और पहला वर्ड जो है हमेशा गौण होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक पूछा गया है? घोंसले में चिड़िया है, तो देखिए में विभक्ति आ रही है इसमें, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि कारक में सबसे अंत में आता है अधिकरण में पर। में और पर विभक्ति जहाँ आती है वहाँ कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद पूछा गया है।
री प्लस वेद, ऋक प्लस वेद, री प्लस गवेद या ऋग प्लस वेद। तो आप अपने आंसर देते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं इसमें, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऋग प्लस वेद। ऋग वेद को जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऋग प्लस वेद हो जाएगा। और इसमें पूछा जाए कि संधि कौन सी है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल, ये लोकोक्ति है और पूछा गया इसका अर्थ क्या है। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो फ्रेंड्स, ये लोकोक्ति पढ़ के हमने कई बार अपने आम डेली मर्रा की लाइफ में भी हम सुनते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। किसी अयोग्य व्यक्ति को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं कि छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग कब दी जाती है? तो रेमेडियल टीचिंग सबसे लास्ट में दी जाती है, जब आप मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं बच्चों का, और आपको देखते हैं कि क्लास में जब आप टेस्ट लेते हैं और आप देखते हैं कि कच्ची बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे क्लास में जो है बहुत पीछे चल रहे हैं, तो उसके बाद उनको वो चीज़ दोबारा से समझाई जाती है, दोबारा से पढ़ाई जाती है। मतलब जो इस चीज़ में वो बच्चे पीछे चल रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में, उस विषय पे या उस टॉपिक को, इसी को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। और ये किस पर निर्भर करती है? समस्या के सही कारणों की पहचान पर। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा उस विषय में या उस टॉपिक में पीछे क्यों है, तो पहले ये पता करना होता है कि वो पीछे क्यों चल रहा है, आखिर उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या रीज़न है, उसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में आते आते वो जो मतलब चेंज हो जाते हैं, तो वो होते हैं हिंदी के शब्द। तो ये तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं, तो इसमें एक गलत है, वो बताना है हमें। पहला है वातार्क बैंगन, दूसरा है लोमशा लोमड़ी, तीसरा है मस्तक माथा, और चौथा है संठिका सोंठ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है पहला वातार्क बैंगन ये सही है, लोमशा का लोमड़ी होता है ये भी सही है, मस्तक का माथा होता है ये भी सही है, लेकिन संठिका का सोंठ नहीं होता। तो इसमें हमें गलत बताना था कि यही गलत है। सोंठ का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है सुष्टि। सोंठ का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है सुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित बताना। कुंजड़ा कुंजड़िन, धोबी धोबिन, तीतर तितरिन, पापी पापिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो गलत है वो बताना है। इसमें कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है ये सही है, धोबी का धोबिन होता है ये भी सही है, पापी का पापिन होता है ये भी सही है, लेकिन तीतर का तित्र नहीं होता है, तीतर का तीतरी होता है, तीतर का तीतरी होता है, तो ये इसमें गलत है। तो इसका जो गलत विकल्प ही हमें चुनना था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से बेमेल शब्द बताइए। विलोम की दृष्टि से फ्रेंड्स बेमेल शब्द बताइए। फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जिसमें एक में 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन के माध्यम से आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं। पहला है आर्य अनार्य। आर्य का अनार्य विलोम शब्द सही है, ऐच्छिक का अनिवार्य ये भी सही है, उर्वर का अनुर्वर ये भी सही है, लेकिन खल का दुर्जन नहीं होता, क्योंकि खल का मतलब ही दुर्जन होता है। दुर्जन जो है खल का पर्यायवाची हो जाएगा, विलोम शब्द नहीं है। तो इसमें बताना था बेमेल, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कि इसमें कौन सा अशुद्ध दिया गया है। दवाइयाँ, प्राणी विज्ञान, वृत्यानुप्रास
या मृत्यु पर्यंत। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो गलत बताना है, गलत कौन सा है, तो ये है गलत मृत्यु पर्यंत, क्योंकि मृत्यु पर्यंत में मात्रा जो है गलत दी हुई है, ये इस तरह आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? हेमंत को खीर अच्छी लगती है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? हेमंत को, तो देखिए आपने कारक पढ़े होंगे तो आप विभक्ति से याद कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्म कर्ण से, इस तरह से। तो ये को विभक्ति है इसमें, तो को विभक्ति किस में आती है? कर्म कारक में आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म कारक। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति पूछा गया है। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, या जटिल से सरल की ओर जाते हैं? तो फ्रेंड्स उच्च प्राथमिक स्तर में व्याकरण पढ़ाने की आगमन जो पद्धति होती है उसमें उदाहरण से, आगमन पद्धति में किसी भी स्तर पे हो, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च प्राथमिक हो या प्राथमिक हो, तो उसमें उदाहरण से हमेशा नियम की ओर ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषा की कक्षा है, उसमें बच्चों की भाषाएं, मतलब बहुभाषिक कक्षा वही होती है इसमें बच्चे अलग अलग जगह से आए हों, उनकी अलग अलग भाषा हो, तो उसमें कक्षाएं, उसमें भाषा, बच्चों की जो भाषाएं हैं वो किस रूप में यूज़ की जाती हैं? संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए उन्हें, यह बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है? तो फ्रेंड्स हमेशा बहुभाषिक कक्षा में ध्यान रखिएगा, बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं होती हैं वो हमेशा संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान है वर्ड है, उसका स्त्रीलिंग पूछा है, आयुष्मती, आयुषी, आयुष्मयी या आयुष्यमयी? तो फ्रेंड्स आयुष्मान का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो होगा आयुष्मती। क्या होगा? आयुष्मती। अगला प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। विचारण प्लस विचारणीय, दृश्य प्लस तव्य दृष्टव्य, वृषणी प्लस ए वार्षणीय और वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि। तो इसमें जो गलत बताना है हमें, तो गलत होगा इसमें ऑप्शन डी, वाल्मीकि प्लस ई, क्योंकि इसमें वाल्मीकि प्लस ई वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि प्लस ई, वाल्मीकि प्लस ई इसमें क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें गलत था, इसका सही यही होगा, वाल्मीकि प्लस ई होगा, और बाकी जो ऊपर के 3 ऑप्शन है ये सही दिए हुए हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? और नीचे 4 ऑप्शन है, उसमें पूछा गया है किस में द्वंद्व समास नहीं दिया हुआ है। भक्षा भक्ष्य, कृष्णार्जुन, रुद्रप्रिया, उचितानुचित। देखिए फ्रेंड, द्वंद्व समास वो होता है इसमें 2 वर्ड एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन वो हमेशा 2 का मतलब दोनों पद उसमें प्रधान हो, दोनों पद एक दूसरे के बराबर होते हैं, और मोस्टली द्वंद्व समास में जो है अपोजिट वर्ड दिए जाते हैं। और देखिए इसमें पहला है भक्षा भक्ष, ये भी द्वंद्व समास के अंदर आता है। कृष्णा अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, ये भी इसमें आता है। उचितानुचित मतलब उचित और अनुचित, ये भी इसमें द्वंद्व समास में आता है। लेकिन रुद्रप्रिया एक सिंगल वर्ड है, रुद्रप्रिया हम नाम से ऐसे कह सकते हैं कि अलग है, लेकिन ये सिंगल वर्ड है, तो ये किस में आएगा? ये इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रिया। अगला प्रश्न है, भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया और कोहली ने शतक बनाया। तो फ्रेंड्स वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, हम सभी जानते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और भाववाच्य वो होता है जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता ना होकर एक भाव की प्रधानता हो, वो भाववाच्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें वो होता है गर्मियों में रोज नहाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू डाकुओं, वधु वधुएं, तरबूजा तरबूजाओं, भालू भालुओं।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो मतलब बोला है कि असंगत चुनिए, तो देखिए डाकुओं का डाकुओं होता है, वधु का वधुएं होता है, भालू का भालुओं होता है, लेकिन तरबूजा का तरबूजाओं नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा सी।